जनरल यानी कि देश की सेना में एक बहुत ही जिम्मेवार पद। जनरल यानी कि मजबूत कमांड योग्यता धारक। जनरल यानी सिर्फ अपनी ही नहीं, दुश्मनों की शक्ति का भी मापा। जनरल यानी कि रण चक्रव्यूह का रचयिता। जनरल हजारों सैनिकों की जिंदगी जिसकी हथेली पर रखी होती है। जनरल यानी जिसका दिमाग, दिल, भुजाएं सब एक साथ मगर अलग अलग काम करती हैं। जनरल सिर्फ वर्दी पहनने से जनरल नहीं कहलाता है। आसान नहीं होता है इस पद की गरिमा को निभाना। यूं तो हर जनरल की एक कहानी होती है, मगर किन हालातों में आप इस भूमिका को निभाते हैं, वो हालात बनाते हैं आपको स्पेशल जनरल। और आज इतिहास ने जिस जनरल की कहानी लिखने के लिए कलम उठाई है, उस जनरल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत, पूर्व डीजी असम राइफल। ग्राम परसोली मल्ली, पट्टी गुजड़ू, विकास खंड नैनीडांडा, जिला पौड़ी गढ़वाल। जन्म तिथि 14 अप्रैल 1940। उनके दादाजी श्री त्रिलोक सिंह रावत स्वर्गीय, इनके पिताजी श्री सुंदर सिंह रावत स्वर्गीय और इनके चाचा जी भीम सिंह रावत स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज सेवी रहे हैं। ब्रिटिश काल में वो मसूरी, देहरादून विद्युत विभाग में इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के पद में रहे हैं। सेवा अस्मानक धर्म इनके परिवार का मूल मंत्र रहा है। उनको दादाजी का बड़ा योगदान हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने का रहा और अपने क्षेत्र के लोगों को लाकर यहाँ विद्युत विभाग में, उस वक्त अंग्रेजी साम्राज्य था, वहाँ के लोगों को यहाँ लगाया। उन्हीं के पैतृक परिवार से आज उच्च पदों पर पहुँचे हैं और हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग, मेरे साथी, मेरे सहपाठी जो मसूरी और देहरादून में पढ़े हैं, सब उनकी कृपा है और उनकी कृपा से आज बहुत सारे लोग, आगे की संतानें हमारे प्रगति पथ पर हैं। 17 दिसंबर 1961 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने टीपीएस रावत को सेकंड लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनाई थी और जिस बटालियन में इन्हें कमीशन दिया गया, उस बटालियन का नाम था 44GR। 44GR उस वक्त एक नई बटालियन थी। टीपीएस रावत की वर्दी पहनते ही युद्ध का बिगुल बज गया और दुश्मन था चीन। वर्ष 1962। ये युद्ध ऐसा आया जैसे कोई तूफान आता है। भारत इस युद्ध के लिए 1% भी तैयार नहीं था। होता भी कैसे, पाकिस्तान के साथ हाल में ही युद्ध समझौता हो चुका था। नेहरू जी चीन गए थे, वहां से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लेकर आए थे। भूटान और नेपाल पहले से ही भारत के मित्र देश थे। देश की सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित नजर आ रही थी। दूर दूर तक युद्ध की कोई आशंका नहीं थी। भारतीय सैनिकों की संख्या भी कम हो चुकी थी। 70 हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी। चीन तो मानो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हिंदी चीनी भाई भाई लिखे स्लोगन की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि चीन ने जंग का ऐलान कर दिया। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। अकस्मात ऐसी लड़ाई जिसका कि पहले से कोई खबर नहीं था, ना उसकी कोई सूचना थी, ना उसकी कोई संभावना थी। ये कहानी भारत चीन के युद्ध की नहीं है, बल्कि ये बताने का प्रयास है कि जब टीपीएस रावत ने जिम्मेवारी ली तो उस वक्त देश के क्या हालात थे। जब हम फॉरवर्ड एरिया में हम जनरल साहब के साथ हेलीकॉप्टर से गए तो उस समय मेरे पास एक ही जोड़े कपड़े थे। रात और दिन उन्हीं कपड़ों में रहते थे, उन्हीं में सोते थे। ओढ़ने को बिछाने के लिए हमारे पास कोई और बंदोबस्त था नहीं। और 2-3 दिन के बाद जूते निकालते थे तो पाँव की उंगलियां जो हैं नम हो जाती थी, तो उन्हें सॉक्स को हम सुखाते थे। एक जूता खोलते थे, फिर दूसरे जूते को सुखाते थे और हमारे कपड़े में पसीने से इतनी बदबू हो जाती थी। खाने पीने के लिए अगर हेलीकॉप्टर से कहीं ड्रॉप हो गया तो उसे हम ले लेते थे और खा लेते थे, वरना इस तरह का कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कब खाना है, कहाँ मिलेगा, क्या खाना है,
और हमारे बहादुर सैनिक फिर भी लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे। 1962 भारत के इतिहास का सबसे बुरा साल था। चीन ने भारत के सभी पद अधिकारियों के पैरों तले जमीन निकाल दी थी। किसी को भी कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। 20 अक्टूबर की वो रात कहर बनकर आई थी। चीन ने किसी समझौते की कोई बात ही नहीं सुनी। ये अटैक रात के 12 बजे हुआ था और चीन एक के बाद एक भारतीय पोस्टों पर कब्जा करता हुआ चला जा रहा था। ऐसा लगता था कि उसने पूरे भारत को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया है। उधर चीनी सैनिक पूर्ण सुविधाओं से लैस आगे बढ़ रहे थे और इधर भारतीय सेना के पास पहनने के लिए दूसरी जोड़ी जूते भी नहीं थे। देश की हालत इतनी खराब थी कि युद्ध के 15 दिन बाद राशन भी टाइम से नहीं पहुंचा पा रहे थे। ऐसे हालात में इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवर दान कर दिए थे। इसके बाद तो पूरे देश ने सैनिकों के लिए तन मन धन समर्पण कर दिया था। हमारे सैनिकों ने साजो सामान से नहीं अपने हौसलों से युद्ध किया। इन्हीं योद्धाओं में एक योद्धा और भी था, वीरों खाल बरियों गांव का 21 वर्षीय महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। उसने न सिर्फ 300 सैनिकों को मौत की घाट उतारा बल्कि 72 घंटे तक बाकी के सैनिकों को रोक के रखा। इस लड़ाई में भी टीपीएस रावत ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। टीपीएस रावत का सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफर बहुत ही चुनौतियों भरा रहा। देश में बड़े बड़े हादसे इन्हीं के कार्यकाल में हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 महीने पहले ही टीपीएस रावत विवाह सूत्र में बंधे थे। टीपीएस रावत को अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जंगे मैदान में आना पड़ा। 1971 का युद्ध भी टीपीएस रावत के कार्यकाल में ही हुआ। इसके अलावा एक और ऑपरेशन में टीपीएस रावत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और वो ऑपरेशन था सिक्किम देश को भारत में विलय करना, राजा चौग्याल को उसकी गद्दी से उतारना। ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन था। 1947 में अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। वो चाहते थे कि भारत छोड़ने से पहले भारत के इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि भारत कभी इनको जोड़ ही ना पाए। उस वक्त भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान था और अफगानिस्तान भारत का मित्र देश था। आज भी अफगानिस्तान को दूसरा भारत कहा जाता है। अंग्रेजों की कूटनीतियों ने इन दो मित्रों के बीच में पाकिस्तान को बिठा दिया ताकि एक दुश्मन हमेशा भारत को परेशान करता रहे। जो देश राजनीतिक दबाव से विलय नहीं हुए उन्हें सेना द्वारा विलय करवाया गया था और इन्हीं में एक रियासत और थी जो 1975 तक भारत में विलय नहीं हुई थी और उस रियासत का नाम था सिक्किम। इस रियासत को भी भारतीय सैनिकों द्वारा भारत में विलय करवाया गया। भारतीय 5000 सैनिकों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन 5000 सैनिकों के कमांडिंग अफसरों में शामिल थे जनरल टीपीएस रावत। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में स्थापित करवाया गया। देश की मान मर्यादा को रखते हुए खुद को और अपनी यूनिट को हर परिस्थितियों से बाहर निकाल के लाए टीपीएस रावत। तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा बीएमएस मेडलों से सम्मानित किए गए टीपीएस रावत की काबिलियत को देखकर भारत सरकार ने एक और बड़ी जिम्मेवारी उन्हें सौंपी थी और वो ऑपरेशन था मोरबी डिजास्टर। बाढ़ में तबाह हुए मोरबी शहर को तथा स्वरूप में स्थापित करना और उस ऑपरेशन का सबसे पहला चरण था 25,000 सड़े गले शवों का दाह संस्कार करना। गुजरात में राजकोट से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर बना था मच्छू बांध। कई दिनों से बारिश हो रही थी। नदी के पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि 2 नंबर मच्छू बांध में दरार आ गई और मोरबी शहर का पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया। लीलापुर और अजयपुर 2 गांवों का तो नामो निशान मिट गया। दिन था 11 अगस्त 1989।
तबाही का ये मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये सैलाब 25,000 लाशों का ढेर लगाकर गुजर गया। बाढ़ के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। इस मोरबी को पुनर्निर्माण के लिए एक बार फिर जनरल टीपीएस रावत को तलब किया गया। सेना के इस ऑपरेशन का पहला चरण था मृतकों का दाह संस्कार करना। इन लाशों को ढूंढने के लिए भी सेना को बहुत मुशक्कत करनी पड़ी। 25,000 शवों का दाह संस्कार किया गया। हजारों टन मलबा सेना द्वारा साफ किया गया। जनरल टीपीएस रावत के नेतृत्व में इस मोरबी क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया गया। आज मोरबी गुजरात के सबसे सुंदर शहरों में गिना जाता है। हमारे सैनिक सिर्फ देश की ही सुरक्षा नहीं बल्कि देश की हर विपदाओं में सबसे आगे खड़े रहते हैं। ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा, ये सैनिक बहुत ही शिद्दत के साथ अपना कार्य निभाते हैं। मोरबी शहर का पुनर्निर्माण उन्होंने बखूबी निभाया। इस कार्य हेतु उनको तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा PSM पदक से सम्मानित किया गया। मोरबी शहर को पुनर्स्थापित करने के बाद जनरल रावत 1980 से लेकर 1984 तक नेपाल पोखरा शहर में भारतीय दूतावास में कार्यरत रहे। 1990 से लेकर 1993 तक दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में मेन पावर प्लानिंग DDG रहे। जम्मू शहर के अखनूर सेक्टर में घुसपैठियों को रोकने के लिए जनरल टीपीएस रावत को दायित्व दिया गया और उन्होंने दिए हुए कार्य को बखूबी निभाया। मेरी मुलाकात उनकी हुई थी 1995 में। तो इनिशियली उन्होंने मेरे पोस्ट में विजिट किया। जनरली उस समय वो हर एक पोस्टों में विजिट करते रहते थे, जहाँ जहाँ रिमोट एरिया में जवान बैठा करते थे। उधर आए, पूरे जवानों के साथ बातचीत हुई, सभी जवानों के साथ में चाय वगैरह दी, खाना खाया, काफ़ी हौसला अफजाई की उन्होंने हमारी। सारे जवानों से पूछा कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और मेरे को देखा तो बोला, यार तुम यहाँ काफ़ी टाइम से तो एयर मेंटेन पोस्ट में बैठे हो। मुझे उनके साथ में ऐसा लगा हुआ कि एक जैसे वो मेरे गार्जियन टाइप के थे। कोई भी मेरे फंक्शन हुए, मेरे घर के जितने फंक्शन हुए, शादी, खुशियों में, गम में, वो हमेशा मेरे साथ में रहे। 1995 से लेकर 1998 तक DG असम राइफल रहे। इसी दौरान उन्होंने अपनी मातृभूमि उत्तराखंड के लिए भी फर्ज निभाए। जनरल टीपीएस रावत ने उत्तराखंड के 13 स्थानों पे स्पेशल कैंप लगवाकर हजारों युवकों को फौज में भर्ती करवाया। 1998 में जनरल टीपीएस रावत सेना से निवृत्त हो गए। उसके बाद इंदिरापुरम गाजियाबाद में आकर रहने लगे। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। अलग राज्य उत्तराखंड बन चुका था। अब राज्य में सरकार बनानी थी, जिसके लिए चुनाव होने थे। हर पार्टी प्रत्याशियों की तलाश में थी। नए राज्य में राजनीति की बिसात बिछाई जा रही थी। ईमानदारों को ईमानदारी ढूंढ रही थी और भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार तलाश कर रहा था। 2002 के विधानसभा चुनाव के लिए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज जी ने धुमाकोट विधानसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार की जिम्मेवारी अपने विश्वसनीय व्यक्ति रघुवीर बिष्ट को सौंपी थी। गढ़वाल कंस्टिट्यूएंसी से धुमाकोट विधानसभा भी निर्मित हुई थी और उस विधानसभा के लिए सतपाल महाराज जी उम्मीदवार ढूंढ रहे थे कि कौन किसको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि मैं उनके सबसे ज्यादा नजदीक था। लेकिन मैं उस समय 27-28 साल का युवा था, तो उन्होंने ही मुझे जिम्मेदारी सौंपी। तो उन्होंने कहा कि रघुवीर, या तो
आपको हम आगे करते हैं, या कोई आप जो है कोई नया नाम ढूंढ कर बताइए कि कौन जो है वहां से उम्मीदवार हो सकता है। तो मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आई थी, लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जी, वो जो डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल थे, उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान 1995 से लेकर 1998 के बीच में उन्होंने गौली खाल, धुमाकोट, बगनी खाल, इन जगह आसाम राइफल की भर्ती रखवाई है और उनका बड़ा नाम है उस क्षेत्र में। मुझे उन्होंने एक टास्क दे दिया कि आप जनरल साहब को उनका पता लगाइए और उसके बाद जो है मेरे पास लाने, हाँ, दिल्ली पंजाबी बाग में मेरे पास जरूर लाइए। मैं उस खोज में लग गया कि वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि संयोग ऐसा होता है कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था अपने स्कूल में, और उसमें लिखा था कि इंदिरापुरम पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच का उद्घाटन सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जी ने किया। अब मुझे इतना पता लग गया था कि जनरल साहब जो है इंदिरापुरम में रहते हैं। फिर मैंने एक दिन टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, और क्योंकि उस समय टेलीफोन में सबके नंबर मिल जाते थे, नाम भी मिल जाते थे। 2 दिन बाद फिर मैंने जनरल साहब से बात की, डायरेक्ट उन्होंने ही फोन उठाया था, और जैसे उनको पता लगा कि ये रघुवीर गढ़वाली लड़का है, तो उन्होंने अपनी भाषा से बात करना शुरू कर दिया। तो मैं खंड वालों कि भाई आप शाम को आ जाओ, और ये एड्रेस है, अभय खंड 11 अभय खंड में इंदिरापुरम गाजियाबाद, ये एड्रेस है। तो मैं अपने साथ जीडीए में सुरेंद्र सिंह रावत जी, वो आर्किटेक्ट हैं, मैं उनको अपने साथ लेकर के जनरल साहब के यहाँ गया। फिर मैंने जनरल साहब से पूछा कि जनरल साहब, महाराज जी ये चाहते हैं कि आप धुमाकोट से विधायक का चुनाव लड़ें। पहले मुझे भी हेजिटेशन सी हो रही थी, मैंने कहा यार गवर्नर का पद, ये तो लेफ्टिनेंट जनरल तो इक्विवेलेंट टू गवर्नर होते हैं, उनसे कैसे कहूं कि विधायक का चुनाव लड़े। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत बांध करके, साहस करके उनसे पूछ ही लिया। तो जनरल साहब ने कहा कि भाई मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में मैं आना भी नहीं चाहता हूँ। उनको जो है सुझाव दिए थे कि आप जैसे व्यक्ति अगर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन जनरल साहब ने बिल्कुल अनिच्छा जाहिर की। तो मैं भी जो है, मुझे भी बड़ी असमंजस की स्थिति होगी, तो कि मैं महाराज जी को क्या जवाब दूं। महाराज जी पूरी इंटरेस्टेड रहे कि जनरल साहब वहां से चुनाव लड़े। अब मेरे सामने एक ही विकल्प था कि किसी तरह से मैं जनरल साहब को राजनीति में आने के लिए एक माध्यम बनूं। तो मैं दिल्ली के पूर्व कमिश्नर BR टमटा जी, जिनको मैं अपना पॉलिटिकल मेंटर मानता हूं, मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी, सर आप अगर उनको ब्रीफ करेंगे, आप हो सकता है आपकी बात वो मान ले। PR टमटा जी ने ही जनरल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसे व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड नवोदित राज्य है, उसको अनुभवी लोगों की जरूरत है, जिन्होंने देश विदेश देखा हो, जिनको प्रशासन करने का अनुभव हो। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड सही दिशा में जाएगा। तो इस तरह से जनरल साहब ने फिर हामी भरी। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मैं किसी नेताओं के चक्कर नहीं लगाऊंगा। अगर पार्टी मुझे वास्तव में उम्मीदवार बनाना चाहती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं लॉबिंग नहीं करवाऊंगा, ना मैं किसी नेताओं के घर जाऊंगा। तो मैंने वहां पे भी यहां तक हामी भर दी थी। तो इस तरह से जनरल साहब का राजनीति में पदार्पण हुआ, और गौचर मेले में भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पे जनरल साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो भारतवर्ष के इतिहास में पहला एक लेफ्टिनेंट जनरल जो वो विधायक चुनाव लड़, जो मेरा साथी है और बहुत सारे लोग है, उनमें बोल के भाई त्यार दिमाग खराब हो। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो गवर्नर रैंक का आदमी अजय गवर्नर जो चुप बनाना है मणिपुर में अति खड़ मन कह दे कि मैं गवर्नर नहीं बनना चाहूँ छो, वैसे मेरा क्षेत्र के भलवाल आज तू जो विधायक चुनाव लड़ना है और तू हार जाए तो तू लेफ्टिनेंट जनरल नाम पर भी एक धब्बा लग जाता। बिल्कुल कोई बात नहीं, हार जो
लेकिन जब मैं क्षेत्र का लोग बोल के ना हम आप तो सपोर्ट कर ला तभी जरूर जो चाहिए एक जो प्रयास करो कि अपने क्षेत्र विकास करना केंद्र से विकास होगा। रघुवीर बिष्ट द्वारा जनरल टीपीएस रावत का नाम धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए सतपाल महाराज जी को सुझाया। 2002 के विधानसभा चुनाव में जनरल टीपीएस रावत भारी मतों से निर्वाचित किए गए। तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और जनसंपर्क अधिकारी के स्वरूप मिले रघुवीर बिष्ट। रघुवीर बिष्ट को जो है मेरे साथ में जो है वो कई 10 साल तक रहे और अभी भी मेरे साथ में है। इस दौरान में मैंने देखा कि एक पढ़े लिखे युवा बहुत ही समझदार, जिनकी पॉलिटिकल सोच जो है वो बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल सोच थी। विकास के तमाम कार्य में जो है रघुवीर ने जो है बड़ी मदद करी और उनके बहुत अच्छे जो है सुझाव रहे, जिसके कारण जो है हम अपने क्षेत्र में जो है बहुत विकास जो है वो कर पाए। मैं समझता हूँ कि इतना विकास जो है वो आज तक जो है कभी हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, जो कि जो है मेरे कार्यकाल में रघुवीर बिष्ट की मदद से जो है करने का जो है मेरे को जो है अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बने, ITI बना, 84 नई सड़कों का निर्माण किया गया, कई स्कूलों का उच्चीकरण किया गया, कई स्कूलों का सौंदर्यकरण किया गया। क्षेत्र में टीपीएस रावत की जय जयकार होने लगी। प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए गए और उत्तराखंड प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में देश में सबसे प्रथम स्थान दिलवाया। बेरोजगार युवकों को पर्यटन के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई। सैनिक कल्याण मंत्री के रूप में टीपीएस रावत ने सैनिक बाहुल्य राज्य में सैनिक कल्याण मंत्रालय का गठन किया। पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु उपनल संस्था का गठन किया, जो आज भी उत्तराखंड के सबसे लाभप्रद निगमों में से एक है। भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद FL2 और खनन को प्राइवेट कंपनी को नहीं देने दिया। उनके इस निर्णय से उनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे सूबे में होने लगे। यहाँ तक मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार भी माने जाने लगे। उनकी ये कामयाबी कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को हजम नहीं हुई और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। 2007 में फिर उत्तराखंड में चुनाव हुए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता व मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन टीपीएस रावत भारी मतों से एक बार फिर विधायक निर्वाचित किए गए। 2007 में भाजपा की सरकार बनी। भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो विधायक नहीं थे। 6 महीने के अंदर उनको विधायक बनना था, तभी मुख्यमंत्री के पद पर बने रह सकते थे, लेकिन किसी भी भाजपा विधायक ने उनके लिए सीट नहीं छोड़ी। टीपीएस रावत उस समय कांग्रेस के कुछ निर्णयों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। जनरल खंडूरी ने मौका देकर टीपीएस रावत से निवेदन किया कि पहली बार कोई फौजी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आपका सहयोग चाहिए। गाजियाबाद में जनरल साहब के एक परम मित्र थे। उन्होंने कहा कि साहब, आप राजनीति करने नहीं आए, अगर आपके क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिलता है तो उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो जनरल साहब ने भी एक ही बात रखी थी उस समय जनरल खंडूरी के सामने। मैं भी उस बैठक में शामिल था। उन्होंने कहा था कि भाई, आप जो है जनता के बीच में जा करके एक बात जरूर कहेंगे और मुझे वचन देंगे कि आप 70 विधानसभा क्षेत्र में सबसे आदर्श विधानसभा क्षेत्र धुमाकोट को बनाना। और ये केवल मेरे सामने नहीं, ये आप पब्लिक मीटिंग में जाकर के इस बात को रखेंगे तो मैं आपके लिए फिर अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। और मुझे याद है कि जनरल खंडूरी ने धुमाकोट की जनता के बीच में भी और रिकणी खाल में भी बड़ी सभाएं हुई। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जनरल साहब से वायदा किया है कि मैं इस धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र को 70 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा तवज्जो दूंगा और इसको एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। और इस तरह से जनरल साहब ने अपनी विधायकी से रिजाइन किया और जनरल खंडूरी के लिए धुमाकोट विधानसभा की सीट खाली की। राजनीति से कोई खास संबंध नहीं है। आज मी अब तक भी राजनीति बताओ कि राजनीति का जो गुण छे वो बहुत मी से भिन्न छे। मी मुंह गुण हो ही नहीं सकता जो राजनीति में गंभीर होने चले। ठीक है, मैं तो सीधे एक साधारण सिपाही छू
फौजी और जो बात बोलो हमेशा जो वो सचिव है मैं न तोड़ मरोड़ कर जो बात नहीं कह सकूँ और न भी कोई कूटनीति वगैरह कुछ नहीं जरूर ते वास्ते आप लोग मेरा क्षमा कर ला कि मैं वो राजनीतिक भाषा और वो राजनीतिक तरीका से जैसे आप लोग उस तगड़ जैसे वो बर्ताव नहीं कह सकूँ जो बात हुआ वो मैं खटखटा बोल दे लो चाहे कहता बदला लो चाहे कहता रघुवीर बताया कि मेरा परिवार के बारे में मेरे बारे में बताया मैं केवल ये बोलना चाहूँ कि मैं जो भी काम करे ना अपने क्षेत्र में जो भी बच्चा भर्ती करे ना जो भी भर्ती प्रक्रिया में शुरू करा है उत्तराखंड में वो अपने पिताजी का अपने बुआ बोलन प्रकार वो बोलन से पहले उनमें बोल चाहिए कि बाबा तू जब भी कहीं भी पोजिशन पर पहुंचे ले आप लोग इतना भूली आप लोगों जरूर जब कभी मदद हो सके तो विदा करे और वही बात और वही वचन जब भी लोगों का रखे ये बात यार कह पर ऐसा नहीं जो भी कार अब माता पिता जो बोले वाले साथ था। तो माननीय मंत्री जी के साथ मैंने 2005 तक काम किया। 2001 से जहाँ तक मुझे याद है 2001 से 2005 तक काम किया सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त के रूप में। आप विश्वास मानिए कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो कि इतनी निष्ठा से और इतनी सादगी से काम करेंगे। उन्होंने अपना रुख जरूर ये दिखाया कि भाई सारा काम ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से होना चाहिए और हम लोगों ने पूरी सत्यनिष्ठा से पूरी मेहनत करके काम करना शुरू कर दिया। और आज के विभाग में और आज के जो सचिवालय में जो लोग काम करते हैं उनके मुकाबले में हम लोग के पास स्थिति बहुत फर्क थी। काम करते करते मैंने ये देखा कि ईमानदारी का भी एक सीमा होती है। माननीय मंत्री जी ने किसी का कोई एहसान नहीं लिया कभी, किसी से उन्होंने किसी काम करने के लिए कोई एहसान नहीं लिया। जिसका काम होने लायक होता था उसका काम बिना किसी स्वार्थ के उसका काम किया और जिसको वो समझते थे कि ये काम जो है गलत है उसको उन्होंने किसी की सिफारिश के बाद भी उसमें तो चाहिए माननीय अब कहना नहीं चाहिए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जो थे उनकी बात भी उन्होंने जो है नहीं सुनी। अगर गलत काम के लिए कोई उनको लगता था कि गलत काम है, देवता स्वरूप आदमी है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। अगर कहा जाए तो जितने भी उनमें सद्गुण है अगर हम उसका कुछ अंश भी अगर प्राप्त कर ले तो मेरी समझ से एक अच्छे व्यक्ति हम बन सकते हैं। और उनके प्रति मैं आज भी उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। मैं वो हमारे परिवार के बड़े सदस्य की तरह से है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। मैं उनका इनके सारे गुणों के कारण मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ मैं कि उन्होंने हमें कृतार्थ किया है। वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। 10 स्पोर्ट्स गेम्स में वो जो है निपुण थे, जैसे हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग, इनमें काफ़ी अच्छे थे। यहाँ तक कि फौज में रहते हुए उन्होंने संतोष ट्रॉफी में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जनरल रावत के लिए कि वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर for what you have done for the people of the Uttarakhand and your contribution for the development of Uttarakhand, and we are all really proud of you. बहुत से लोग राजनीति में धन कमाने आते हैं, यश कमाने आते हैं, लेकिन मैंने जनरल टीपीएस रावत जी को बहुत नजदीक से देखा है। वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राजनीति में आए थे, क्योंकि सेवा अस्माकम धर्म ये मूल मंत्र उनके पूर्वजों ने उनको दिया था। जब लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत जी 1995 से लेकर 1998 तक डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल थे, उस समय न तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और न ही जनरल टीपीएस रावत जी ने कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगा, विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा। वो राजनीति में उस समय उनकी सोच भी नहीं थी कि वो राजनीति में आएंगे। उसके बावजूद भी अपने क्षेत्र में गौलीखाल, धुमाकोट, बगनीखाल, कोटद्वार और ऐसे उत्तराखंड के 13 जनपदों में आसाम राइफल की भर्ती कैंप लगाकर हजारों नाविकों को आसाम राइफल में भर्ती के अवसर पैदा करवाए थे। राजनीति में आने के बावजूद भी उन्होंने
उच्च राजनीतिक मापदंड स्थापित किए। मुझे मालूम है कि उन पे भी जब FL2 और खनन का निजीकरण के लिए बहुत दबाव था, लेकिन जनरल TPS रावत जी ने उस दबाव की परवाह न करते हुए राज्य हित में निर्णय लिया था और FL2 और खनन का निजीकरण नहीं होने दिया, प्राइवेट पार्टी को नहीं जाने दिया था। जनरल खंडूड़ी के लिए अपनी विधानसभा की सीट का परित्याग किया तो उसके पीछे भी उनका केवल एक ही मकसद था कि जिस ध्येय के साथ में राजनीति में आओ, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मेरे क्षेत्र का विकास और तेजी से बढ़े। लेकिन मिला पर प्रयासों से, अपने पुराने जान पहचान से और जो सर्विस के दौरान में जो लोगों में आता कर नौकरी कार है वो कुछ फायदा उठाएगा पर क्षेत्र जो मिले एयरफोर्स कर नेवी भर्ती रखवाए और वो आज तक चलनी चाहिए। पहले कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक जो एयरफोर्स नेवी भर्ती हमारे जो उत्तराखंड में चलनी चाहिए। वो तो हमारे पहाड़ में भी कहावत है कि खाल प्याल में यार बुझा और पहाड़ लगाना कर तुझा। तो तुम जनरल साहब का नंबर बंदूक दे रहा के बारे तुम मेरे सड़क बना देना, तुम मेरे पर्यटन विकास करना, तुम बिगड़ पानी की व्यवस्था करन, तुम बिगड़ सड़क व्यवस्था करन, तुम डॉक्टर व्यवस्था करन, तुम मोबाइल टावर लगा देने और तुम जो तमाम ये काम करने। ये चीज तो आप याद रखना कि यू विल गेट द गवर्नेंस विच यू डिजर्व। आपको उसी प्रकार की सरकार मिलेगी जिसके लायक तुम हो। आज भी जो है जहां लोग अपने परिवार वालों को परिवारवाद में राजनीति में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जनरल TPS रावत जी के कोई भी परिवार का व्यक्ति राजनीति में नहीं है। इससे ज्यादा शुचिता, इससे ज्यादा सत्यनिष्ठ जीवन और दूसरा किसी का नहीं हो सकता। ये जब तक भी बचे हो, चाहे भी पॉलिटिक्स में छो नहीं छो, चाहे भी कोई पद पर पे छो, लेकिन मैं अपने क्षेत्र विकास हमेशा करना प्रयास करूं और अपने क्षेत्र जो सेवा करना भी तत्पर। 2009 में लोकसभा के उपचुनाव में जनरल TPS रावत लोकसभा सदस्य चुने गए तथा संसद में राज्य के युवकों को लंबाई और शिक्षा में विशेष छूट देने के लिए संसद में सवाल उठाए। जनरल TPS रावत जी ने अपनी राजनीतिक पारी का अंतिम चुनाव भी अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र से लड़ा। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी ने उनके सामने एक विकल्प रखा था कि जनरल TPS रावत जी, हम आपकी इतनी उम्र ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप गांव-गांव नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए। तो जनरल साहब ने बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय हरीश रावत जी से कहा था कि मैं केवल अपनी राजनीति में भी मैं केवल अपने क्षेत्र के विकास के लिए आया था, इसलिए मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वो पहले चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे 2017, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की। वो चाहते थे कि उन्होंने कहा रघुवीर तुम चुनाव लड़ो, तुम युवा हो, मैंने जितनी राजनीतिक पारी खेलनी थी वो खेल चुका हूं, अब आगे बढ़ो। लेकिन मैं चाहता था कि उनकी राजनीतिक पारी का अंत जीत में हो, लेकिन विपक्षी दलों ने जनता को भ्रम फैलाया, बड़े बड़े सपने दिखाए और जनता उनके भ्रम में आ गई, जिस बात का मुझे और क्षेत्रवासियों को हमेशा अफसोस रहेगा कि ऐसे विकास पुरुष को हम 2017 का चुनाव नहीं जिता पाए। जनरल TPS रावत ने राजनीति से भी रिटायरमेंट ले लिया और आज भी उन्हें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जनरल TPS रावत परोपकार के सागर हैं और हम सदैव उनकी एक बूंद के प्यासे रहेंगे। नेतो माँ का नेता TPS हुए गए ना, देश सेवा करी राजनीति मायना। अरे गढ़वाला की बोली पकी गढ़वाला की बोली, पट्टी गुजुड़ू नैनी डांडा गाँव चिपरी सोली। 14 तारीख को पैदा हुए अप्रैल महीना, आहा नेतो माँ का नेता TPS हुए गए ना। पढ़िया लिखा छीक खकाटक लगे कि सुन, सेंट जोसेफ एकेडमी DAV देहरादून। लंदन कैम्ब्रिज कॉलेज पढ़िया छेना, लंदन कैम्ब्रिज कॉलेज पढ़िया छीना। आहा नेतो माँ का नेता TPS हुए गए ना।
सन 61 थल सेना मां कमीशन पाई, लेफ्टिनेंट जनरल तक छलांग लगाई। विशिष्ट परम विशिष्ट मेडल लेना, तो माँ का नेता TPS हो गना। देश सेवा करी राजनीति माँ ऐना, राजनीति माँ बेस्ट सिटीजन अवार्ड हत्याई। शिरोमणि राजीव गांधी पुरस्कार पाई। गीत मधस मणु को परिचय दे गना, तो माँ का नेता TPS हो गना। नेता हमारा देश सेवा करी राजनीति माँ ऐना।